नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं भास्कर प्रताप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि IBPS RRB PO क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम आने वाले महीने में है और इस नज़रिए से आपके लिए यहाँ पर एक मेंस मॉक रखा गया है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पर आधारित। तो रफ्तार के साथ में दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन में बन जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी काम का है। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर दोस्तों। और I'm a GAGS expert in GA and banking for all bank exams and plus verified educator। सबसे खास बात मेरे दोस्तों, आप अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी मेरे दोस्तों ये सारी जानकारी बड़ी काम की है। आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं, अपने आप को एनरोल करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा फिजिकल और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में एप्लीकेशन पर, जो कि टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, रिव्यूड बाय टॉप एडुकेटर्स, एक्सेसिबल एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी जगह पर आप एक्सेस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पर, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी आइकॉनिक लर्नर्स को, साथ साथ में एप्लीकेशन पर मैगजीन्स भी मिलती हैं। ऐप पर सारी जानकारी मेरे दोस्तों प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी है उपलब्ध यहाँ पर। तो देखिए, आइकॉनिक लर्नर्स के लिए फिजिकल एंड एप्लीकेशन पर सारी स्टडी मटेरियल मैगजीन एप्लीकेशन पर मिलेगा, रेज हैंड फैसिलिटी है, आस्क डाउट फीचर है और पर्सनलाइज सॉल्यूशन भी है। प्लस स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, यहाँ पर एप्लीकेशन पर सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, मैगजीन भी एप्लीकेशन पर होगी। रेज हैंड फैसिलिटी की जब बात करते हैं तो मेरे दोस्तों ये उपलब्ध है, आस्क डाउट फीचर, लेकिन पर्सनलाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो आप अगर अनअकैडमी से जुड़ रहे हैं तो क्लासेस के साथ साथ में ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। क्या सोच रहे हैं, रफ्तार के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए और बन जाइए हमारे साथ इस सेशन में। सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। टॉप एडुकेटर टॉप प्लेटफॉर्म हमारा बैच जनरल अवेयरनेस का, जीए का बैच मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस का बैच लाता हूँ, जीए का बैच लाता हूँ कितने बजे, सुबह 11 बजे, मॉर्निंग 11 AM पर मेरे दोस्तों आपके लिए जनरल अवेयरनेस का बैच आता है, मंडे टू फ्राइडे। जुड़िए ज़रूर। हिमांशु सर आपके लिए रीजनिंग क्लास, मोहंती सर आपके लिए मैथ्स और मैम आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस देती हैं यहाँ पर। इस बैच के साथ अपने आप को एनरोल करना शुरू कर लीजिए। फाउंडेशन बैच है, पढ़ने में मजा आएगा, एकदम बेसिक से लेकर हाई तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा इस क्लास में मेरे दोस्तों। आगे बढ़े, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। राजेश और श्रव्या, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सेक्शनल वाइज यानी कि क्वांट सेक्शनल टेस्ट सीरीज आपके लिए आज 28 तारीख है, शाम को 4 बजे है, जरूर एनरोल करिएगा। ऐसे में दोस्तों आपके लिए जीए का सेक्शन टेस्ट सीरीज जो है वो कल यानी कि 29 को शाम को 6 बजे है। इन टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में आप जब अटेम्प्ट करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, तैयारी जो है वो मॉक टेस्ट पर डिपेंड करती है। आपने जितने मॉक दिए हैं, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो आप सफल होंगे। इसी नज़रिए से मेरे दोस्तों इन टेस्ट को आपके लिए यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। सब्सक्रिप्शन की जब बात करते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं ये कोड BPM10, पा सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 8,999 का है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7,499 का, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 6,299 का है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों आपके लिए कोड वही है BPM10, इस्तेमाल करिए, 10% का डिस्काउंट पाइए। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 13,799 का है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 11,599 और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 10,299 का है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। फिजिकल और एप्लीकेशन नोट्स मिलेंगे आपको, यानी कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में, और ऐप पर आपको सभी स्टडी नोट्स मिलते हैं। रेज हैंड फैसिलिटी है, आस्क डाउट फीचर, मतलब अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और पर्सनलाइज सॉल्यूशन भी है, यानी कि मेंटरशिप मिलती है आपको यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। पिछले एग्ज़ाम आरआरबी के जो 2020 के एग्ज़ाम थे, जो जनवरी 2021 में हुए थे, उस पर आधारित कुछ सवाल हैं, और फिर उनसे मिलते जुलते जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनका डिस्कशन किया जाएगा आज। एक सवाल पूछा गया था 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम के कप्तान कौन थे, तो भाई इयोन मॉर्गन। तो ये सवाल तो पुराना हो गया, अब तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। सवाल क्या पूछा जा सकता है भाई, T20 वर्ल्ड कप जो है, T20 वर्ल्ड कप 2022, ये मेरे दोस्तों कौन से कंट्री में शेड्यूल होगा, किस देश में शेड्यूल होगा, आंसर करिए। T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों किस कंट्री में शेड्यूल होगा, जानकारी दे दीजिए फटाफट। ये T20 वर्ल्ड कप जो है कौन से देश में शेड्यूल है, तो मेरे दोस्तों सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जब चर्चाएं करते हैं तो विमेंस
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इसकी जब चर्चा करते हैं तो इसे भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किस टीम को हराया था? इंग्लैंड को हराया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, अभी कॉमनवेल्थ गेम जो हुए 2022 के, इसमें भी गोल्ड मेडल क्रिकेट में किस टीम ने जीता T20 का? तो ये भी मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता। भारत को यहाँ पर सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। फाइनल मैच भारत हार गया। मैच बहुत ही कांटे की टक्कर का था। ऑस्ट्रेलिया की जब चर्चाएं करते हैं तो मेरे दोस्तों CWG कॉमनवेल्थ गेम 2026 इसका आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। और ओलंपिक्स की जब बात करते हैं हम, 2032 की, तो ये ओलंपिक मेरे दोस्तों ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे 2032 में। तो ये सारी जानकारी मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। और T20 वर्ल्ड कप भी। एशिया कप की जब बात करते हैं, एशिया कप का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। एशिया कप क्रिकेट की जब बात करेंगे तो आज मेरे दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच में मैच है। और ये इस बार कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में। कारण क्या है? श्रीलंका में इसका आयोजन होना था। श्रीलंका के हालात से आप सभी भली भांति एक तरह से परिचित हैं। हालात वहाँ के अच्छे नहीं हैं। इस नज़रिए से मेरे दोस्तों जो एशियन क्रिकेट एसोसिएशन है उसके द्वारा ये फैसला लिया गया कि श्रीलंका में आयोजित ना करके इसे यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। तो एक सवाल, बहुत सारी बातें स्पोर्ट्स से संबंधित आपके लिए थी। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। वो क्या था? पूछा गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व जनसंख्या दिवस मेरे दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये सवाल पुराना है, पहले पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, या फिर पूछा जा सकता है विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? और वर्ड ऑफ कितने मिलियन पीपल, बताइएगा जरूर। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये दिन किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? निम्नलिखित में से सही जवाब दे दीजिए, रफ्तार के साथ बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए श्रव्या जुड़ चुकी हैं, आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। श्रव्या बता रही हैं 20 जून। तो श्रव्या ये बता दो बेटा फटाफट कि विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या है? वर्ड ऑफ कितने बिलियन पीपल, कितने मिलियन पीपल, आंसर करिए। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है। विश्व रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ खास बात, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मेरे दोस्तों कब से मनाए जाने की शुरुआत हुई है? वर्ष 2001 से इसे मनाया जाना शुरू किया है। जून 20 को ऑब्जर्व किया जाता है, 2001 से इसे मनाया जाता है। इससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR, और जिसका मुख्यालय जो है वो है दोस्तों जेनेवा में। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में मुख्यालय है। विश्व शरणार्थी दिवस की जब बात करते हैं तो थीम क्या है? Whoever, whatever, whenever, everyone has a right to seek safety। मुद्दा क्यों है? मुद्दा बहुत बड़ा कारण ये है, यूक्रेन रशिया वॉर। इस युद्ध के कारण मेरे दोस्तों यूक्रेन से 10 लाख से ज़्यादा आम नागरिक विस्थापित हुए हैं, रिफ्यूजी संकट झेल रहे हैं। रिफ्यूजी संकट की जब बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। कई कारणों से ये संकट पैदा होता है। युद्ध भी हो सकता है, सिविल वॉर भी हो सकता है, बेरोजगारी भी हो सकती है। और इससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। ये दिन 20 जून को मनाया जाता है और 2001 से लगातार इसे मनाया जा रहा है। आगे अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके लिए है, इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम पूछ ली गई थी पिछले पेपर में। जो पुराना पेपर है उसमें पूछा गया था, इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम पूछी गई थी। इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम पूछ ली गई थी, ठीक है भाई। तो माउंटेन बायोडाइवर्सिटी ये थीम थी। इसका मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित आपसे थीम पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। आपको बताना है इसका थीम क्या है। इस बार मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब बात करें तो 8th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। हमारे प्रधानमंत्री इस अवसर पर मैसूरू में मौजूद थे, कर्नाटक में। और इस बार का थीम क्या था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। श्रव्या बिल्कुल सही जवाब थे पुराने आपके। CR मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। योगा फॉर ह्यूमैनिटी एकदम सही जवाब। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एकदम दुरुस्त है, योगा फॉर
ह्यूमैनिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था IBPS RRB PO 2020 जो कि जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था। मुद्रा में तरुण की लिमिट क्या है, ये सवाल बहुत ही बेसिक है। मुद्रा योजना आपके एग्जाम की नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है, फिर से पूछी जाएगी, जैसा कि हम पेपर आउट करते रहते हैं। और तो आपको बता दें, मुद्रा से संबंधित सवाल बन सकता है एग्जाम में फिर से। मुद्रा में तरुण की लिमिट क्या होती है, ये लिमिट 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की है, यानी कि 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक। शिशु, किशोर, तरुण, तरुण ये थर्ड फेज है। आपको बता दें, मुद्रा के अंतर्गत शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 फेजेस होते हैं। शिशु में मेरे दोस्तों 50,000 तक, 50,000 तक आपको, 50,000 की जब बात करते हैं, 50,000 तक की जब बात करते हैं दोस्तों, तो 50,000 तक की जब बात करें, शिशु के अंतर्गत आपको 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर में आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है, और तरुण में आपको मेरे दोस्तों अप टू 10 लाख तक का लोन मिलता है। ये सवाल पूछा गया था पहले। ठीक है भाई, ओके। अब इससे संबंधित कई सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, मुद्रा योजना जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, कौन सा ईयर है जब इसे लॉन्च किया गया था। 5 ऑप्शन बड़े काम के हैं, कोई ना कोई योजना इन अलग अलग ऑप्शन पे जो दिन है उसमें लॉन्च की गई थी। फटाफट जवाब दे दीजिए। तो 9 मई 2015, 28 अगस्त 2014, 8 अप्रैल 2015, 1 जुलाई या फिर 22 जनवरी 2015। करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट बताइए। हाँ आशुतोष तिवारी जी, मैं घर से ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप इन क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। मुद्रा योजना मेरे दोस्तों 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। बाकी योजनाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई थी। ये 3 योजनाएं एक ही दिन लॉन्च की गई थी 9 मई को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसने 8 वर्ष पूरे कर लिए। आज 28 अगस्त है, आज के दिन 8 वर्ष पूरे कर लिए इस योजना ने। 1 जुलाई 2017 को देश में GST को इंट्रोड्यूस किया गया था, और 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। इसी के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि अकाउंट आता है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें मेरे दोस्तों काम की हैं, एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन 5 अप्रैल 2022। इस योजना ने मेरे दोस्तों कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, आपको जानकारी देनी है। फटाफट आंसर करिए, सही जवाब क्या है, रफ्तार के साथ बता दीजिए। इस योजना के द्वारा कितने वर्ष पूरे किए गए हैं। स्टैंडअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में दोस्तों ये योजनाएं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के नज़रिए से लॉन्च की गई थी। किस वर्ष इन्हें लॉन्च किया गया, आपको जानकारी देनी है। तो मेरे दोस्तों, इस योजना की जब बात की जाती है तो ये योजना फिनेंस मिनिस्ट्री के सुपरविजन में आती है। इस योजना के माध्यम से अभी तक मेरे दोस्तों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेंस जो हैं, उनके द्वारा ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उसमें फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, और ये योजना फिनेंस मिनिस्ट्री के सुपरविजन में ही रहती है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वीमेन बोरोवर जो हैं उनको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर में सहायता दी जाती है। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अभी तक जवाब नहीं आया है, फटाफट आंसर करिए। अगला सवाल जो है, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, ये सम्मेलन मेरे दोस्तों किस स्थान पर आयोजित किया गया। पुणे, अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। सही जवाब क्या है, फटाफट आंसर करिए। सही जवाब क्या है, रफ्तार के साथ जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। वो कौन सा शहर है जिसके द्वारा ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट समिट, यहाँ पर कई सवाल बनते हैं। इस सम्मेलन की जब चर्चा करते हैं, इस सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ, कौन से मंत्रालय के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेरे दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहोनम भी मौजूद थे। तो
करेक्ट आंसर जो है तो मेरे दोस्तों वो है गांधीनगर। गांधीनगर बिल्कुल परफेक्ट जवाब है दोस्तों, गांधीनगर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आयुष मिनिस्ट्री की जब बात की जाती है तो ये मंत्रालय में दोस्तों इस समय सर्बानंद सोनोवाल के पास है। किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल। ये असम के में दोस्तों पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इस समय तो हेमंत बिस्व शर्मा है। इनके पास में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक से संबंधित, दिमाग में इस बात को रखिएगा मेरे दोस्तों, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं, 2 सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके एग्जाम में सवाल हर वर्ष बनाते हैं, इस बार फिर से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू सेट अप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना? 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़। एक वर्किंग ग्रुप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैठा था जिसने बोला था इसे 300 करोड़ कर देना चाहिए, लेकिन उस पर भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। आपसे यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी भी पेमेंट्स बैंक के लिए लाइसेंस लेने के लिए इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 500, 1000। सही जवाब क्या है फटाफट बताइए। कोई भी पेमेंट बैंक, कोई भी संस्था जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेना चाहती है उसके लिए इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी की है? पेमेंट्स बैंक के लिए प्रारंभिक पूंजी आवश्यकता क्या है? 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 500 या फिर 1000 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर क्या है? और श्रव्या का जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर 100 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। 100 करोड़ बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड ऑप्शन मेरे दोस्तों एकदम दुरुस्त है, 100 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए में दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, लेकिन एक्सेप्शन यहां पर भी है। 500 करोड़ की जब बात की जाती है तो ये यूनिवर्सल बैंक के लिए, यूनिवर्सल बैंक के लिए मेरे दोस्तों, यूनिवर्सल बैंक्स के लिए 500 करोड़ का क्राइटेरिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप बैठा था जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 300 करोड़ हो जाना चाहिए और यूनिवर्सल बैंक्स के लिए मेरे दोस्तों 1000 करोड़ रुपए का क्राइटेरिया होना चाहिए इनिशियल कैपिटल का। सवाल आपसे एक और पूछा जा रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और यूनिवर्सल बैंक के लिए एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया था, बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा आवेदन किए गए। इन आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए, यानी कि जो भी एप्लीकेशंस आए हैं इन बैंकों के लाइसेंस के लिए, इनकी स्क्रूटनी के लिए जिस कमेटी को तैयार किया गया उस कमेटी के हेड का नाम पूछा जा सकता है। श्यामला गोपीनाथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी हैं, वो इस कमेटी को लीड कर रही हैं, याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। आईडीबीआई बैंक के फाउंडर, देखिए पूछा गया था सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सवाल ये पूछा जा रहा है इस समय आईडीबीआई बैंक जो है इसके सीईओ और एमडी का पद किसके पास है? प्रशांत कुमार, अतुल कुमार गोयल, दिनेश कुमार खरा, राकेश शर्मा, संदीप बख्शी। सही जवाब क्या है फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर क्या है? आईडीबीआई बैंक की जब बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि कभी सरकारी बैंक हुआ करता था, नुकसान में जा रहा था। इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ गई, सरकार की हिस्सेदारी मेरे दोस्तों 51% से कम हो गई है। ये प्राइवेट संस्था हो चुकी है, अब नाउ इट बिकम अ प्राइवेट बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक हो चुका है, प्राइवेट बैंक हो चुका है। आपको बताना है इसमें इस समय प्रमुख कौन है, तो राकेश शर्मा जो हैं ये संस्था के इस समय सीईओ और एमडी हैं। प्रशांत कुमार मेरे दोस्तों ये यस बैंक में है, कौन से बैंक में? यस बैंक में। अतुल कुमार गोयल ये पीएनबी की जिम्मेदारियां देख रहे हैं, पीएनबी की। दिनेश कुमार खरा की जब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और संदीप बख्शी मेरे दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक, यानी कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक, इसकी जिम्मेदारियां देख रहे हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक क्वेश्चन पूछा गया था मर्जर से, बैंकों का जो मर्जर हुआ था, सरकारी बैंक 10 बैंक मिलकर 4 में कन्वर्ट हो गए थे। पूछा गया था इंडियन बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ था, तो मेरे दोस्तों इलाहाबाद बैंक जो था ये इंडियन बैंक में मर्ज हो गया था। ठीक है, तो मर्जर से संबंधित सवाल, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक का नाम सुना होगा आपने काफ़ी। 2019 में मेरे दोस्तों 2019 में आपने इस कोऑपरेटिव बैंक का खूब नाम सुना होगा। टीवी न्यूज़ चैनल्स में मेरे दोस्तों इस बैंक की धांधली के बारे में खूब जानकारियाँ सुनी होंगी, करप्शन के बारे में,
जो भी अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, उसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर एक फैसला सुनाया गया था। आरबीआई ने बोला था ये जो संस्था है इसे किसी दूसरी संस्था के द्वारा एक्वायर कर लिया जाए। कोऑपरेटिव बैंक के तौर पर जो काम कर रही है संस्था, अब ये किसी दूसरी संस्था में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाए। तो इस संस्था का एक्विजिशन कर लिया गया था भारत पे के द्वारा। और वो कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसने इस संस्था को मिलकर एक्वायर किया था? 51 और 49 की हिस्सेदारी में इस संस्था को किस ने एक्वायर किया था? फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर कर दीजिए रफ्तार के साथ। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसको मेरे दोस्तों भारत पे और कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसके द्वारा एक्वायर किया गया? भारत पे और वो कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, जिसके द्वारा इसका एक्विजिशन किया गया? आंसर करिए, सही जवाब क्या है? बजाज फिनसर्व, महिंद्रा फाइनेंस, सेंट्रम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कैपिटल, या इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। तो मेरे दोस्तों पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक देश में टॉप 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में से एक था, लेकिन इरेगुलरिटीज़ के कारण, अनियमितताओं के कारण इस बैंक का मुनाफा लगातार कम होते गया, बैंक घाटे में जा रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा परमिशन दी गई इस संस्था को कोई दूसरी संस्था एक्वायर कर ले। सामने आती हैं एक एनबीएफसी और एक फिनटेक कंपनी, भारत पे और सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा 51 और 49 की हिस्सेदारी इस संस्था में परचेज की जाती है और इस संस्था को मेरे दोस्तों एक नई संस्था के तौर पर काम करना शुरू किया जाता है जिसका नाम यूनिटी है। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मेरे दोस्तों, और ये देश का 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये है थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस संस्था के द्वारा भारत पे के साथ मिलकर एक्विजिशन किया गया। वर्ल्ड टूरिज्म डे से संबंधित सवाल पूछा गया था। 27 सितंबर को मेरे दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है। ठीक है भाई, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है। अब बात करते हैं इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है अभी प्रेजेंट में, आपको जानकारी देनी है। तो भारत की रैंकिंग दोस्तों कितनी, फटाफट आंसर कर दीजिए। भारत की रैंकिंग कितनी बताई गई है इस इंडेक्स में? जवाब दीजिए रफ्तार के साथ। जितने बच्चे यहाँ पे सेशन में जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट सेशन को शेयर करिए दोस्तों में। करेक्ट आंसर क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? नंबर 1 पर कौन सा कंट्री है? आंसर करिए। भारत की पिछली रैंकिंग कितनी थी? और यहाँ पर श्रव्य का जवाब 54 आ चुका है। ब्यूटी जायसवाल 54 बता रही हैं, एकदम सही। तो मेरे दोस्तों भारत की रैंकिंग 54 है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 54, करेक्ट आंसर। पिछली रैंकिंग के बारे में बात करें तो भारत 46 था। लास्ट रैंकिंग प्रीवियस ईयर की रैंकिंग 46 थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय दोस्तों कोलोगनी में है। कहाँ पर है? कोलोगनी में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। कोलोगनी में, कोलोगनी कहाँ पर है भाई? स्विट्ज़रलैंड का एक टाउन है, स्विट्ज़रलैंड का एक टाउन है। हम जब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल समिट की, वार्षिक सम्मेलन जो होता है, इस बार ये सम्मेलन मई के महीने में हुआ 2022 में, और जिस शहर में आयोजित किया गया आमतौर पर उसी शहर में इसका आयोजन होता है, दावोस। ये भी स्विट्ज़रलैंड का ही शहर है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मुख्यालय विश्व आर्थिक मंच का कोलोगनी है। एनुअल समिट दावोस में आयोजित की गई। कई दूसरे इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स भी ये संस्था रिलीज करती है। 136 हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, 101 हंगर इंडेक्स में 71, वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स, वर्ल्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स में रैंकिंग है। तो देखिए 136 हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 54 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, 71 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोगनी में है। स्थापना 1971 की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल समिट मेरे दोस्तों दावोस में आयोजित की गई थी। सारी बातें मैंने आपको बता दी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथर ऑफ अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक? ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था।
रस्किन बॉन्ड के द्वारा मेरे दोस्तों इस किताब को लिखा। दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा, रस्किन बॉन्ड कोई भी किताब लिखेंगे तो आपके किसी ना किसी एग्जाम में सवाल बन जाएगी। जाने माने लेखक हैं, भारत में ही रहते हैं, कहाँ पर किस जगह पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन? रस्किन बॉन्ड। ये पुराना सवाल है। अब इसी से संबंधित जो नया सवाल बन सकता है वो आपके सामने है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022, पहली बार किसी हिंदी नॉवेल को मेरे दोस्तों इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। किताब का हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी में जो किताब थी उसका नाम था रेत समाधि। अंग्रेजी में जब इसका रूपांतरण किया गया तो क्या हो गया? टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको हिंदी में एक्चुअल जिस लैंग्वेज में लिखा गया था, किसने लिखा था? अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अनुराधा रॉय, गीतांजलि श्री, झुंपा लाहिरी। करेक्ट आंसर क्या है? श्रव्या सही जवाब है, बिल्कुल परफेक्ट जवाब बच्चे आपका। गीतांजलि श्री एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, फोर्थ ऑप्शन यहां पर एकदम दुरुस्त है, चौथा ऑप्शन एकदम सही है। आपसे कभी कोई पूछे कि मैन बुकर प्राइज, ये जो मैन बुकर प्राइज है पहली बार किसी भारतीय महिला को इससे सम्मानित किया गया कब? 1997 में, 1997 में। किसको? अरुंधति रॉय को 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए सम्मानित किया गया था। पहले भारतीय मूल के लेखक या भारतीय लेखक कोई पूछे आपसे तो वीएस नायपॉल, जिनको 1971 में मेरे दोस्तों मैन बुकर से सम्मानित किया गया था। आखिरी बार हमारे देश में किसी लेखक को मैन बुकर से सम्मानित किया गया तो उनका नाम अरविंद अडिगा, उनकी किताब का नाम था द वाइट टाइगर, जिस पर नेटफ्लिक्स के द्वारा एक मूवी भी बनाई गई है। काफ़ी अच्छी मूवी थी, देखिएगा कभी खाली बैठेंगे तो। सवाल एग्ज़ाम में जो पूछा गया है वो, अब इस पर आधारित आपके लिए एक सवाल बनाएंगे। पहले आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए। शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ये एक संस्था थी मेरे दोस्तों सहारनपुर बेस्ड। ये जो कोऑपरेटिव बैंक था एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। किस प्रकार की संस्था थी? एक यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है भाई, इस संस्था ने क्या किया? अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, आर गांधी कमेटी। आर गांधी कमेटी के द्वारा एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनकी पूंजी 20,000 करोड़ से ऊपर की है, वो चाहे तो अपने आप को यूनिवर्सल बैंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इससे क्या होता है? एक्सपोजर बढ़ता है। ठीक है, तो शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है इसके द्वारा अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर लिया गया था। आपको बताना है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बच्चे फटाफट आंसर करिए, सही जवाब दीजिए। ब्यूटी, श्रव्या, आशुतोष आंसर कर दीजिए, रफ्तार के साथ बता दीजिए कि इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है या मुंबई में है या नोएडा में? तो याद रखेगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका मुख्यालय नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया निम्नलिखित में से किसको इंडिपेंडेंट चेयरमैन के तौर पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि हमारे देश का 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक देश का कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? 12th और सबसे नया नवेला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? यही है। संजीव मेहता, विनोद राय, एस सी खुंटिया, रजनीश कुमार, इतरा देवी। सही जवाब क्या है? सेकंड आंसर विनोद राय। विनोद राय को मेरे दोस्तों इंडिपेंडेंट चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया था। फॉर्मर कैग भी रह चुके हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस समय प्रेजेंट में कोई पूछे कौन है तो 14th कैग देश के जीसी मुर्मू हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व एलजी भी रह चुके हैं। संजीव मेहता, ये नाम आपने फिक्की से संबंधित सुना होगा, फिक्की। एस सी खुंटिया, आपने आईआरडीआई के पूर्व चेयरमैन के बारे में जानकारी ली होगी। आईआरडीआई इस समय ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम चेयरमैन। रजनीश कुमार, ये भारत पे के चेयरमैन भी हैं, भारत पे के चेयरमैन हैं। इतरा देवीस, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इस समय सीईओ एमडी के तौर पर कार्यरत है। 3 वर्षों के लिए नियुक्ति उनकी हुई है। सारी बातें समझा दी गई, सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए गए आपके लिए।
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लाते रहूँगा मैं दोस्तों। सेशन को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन नेवी ऑन पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ कराची? पुरानी बात है, 1971 की बात कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा पाकिस्तान के बंदरगाह कराची जो है ना, बड़ा बंदरगाह है वहाँ का, उस पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 1971 वॉर यानी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान। उसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये सवाल पूछा गया था आपसे। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं तो कई बार एक्सेप्शनल होते हैं, क्योंकि आप इस प्रकार के सवालों के लिए तैयार नहीं होते हैं। कारण क्या? क्योंकि ये स्टैटिक जीके से हैं, पुरानी हिस्ट्री से संबंधित सवाल है। लेकिन एग्जाम में एक दो सवाल ऐसे ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। आपसे एक नया सवाल पूछा जा रहा है। हमारे देश में एक शिप बिल्डिंग कंपनी है माझगांव डॉक मुंबई में। इसके द्वारा 6ठी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी को तैयार किया और नौसेना को सौंप दिया गया। उस पनडुब्बी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट। कौन सी पनडुब्बी है? सही जवाब दीजिए, आंसर कर दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर क्या है? रफ्तार के साथ सही जवाब दीजिए। आईएनएस कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, आईएनएस वाक्षीर। सही जवाब क्या है? तो परफेक्ट जवाब है आईएनएस वाक्षीर। ये 6ठी पनडुब्बी में दोस्तों आईएनएस वाक्षीर है, जिसे शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। किसके द्वारा तैयार किया गया है? माझगांव डॉक मुंबई की शिप बिल्डिंग कंपनी है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार की गई कुल 6 पनडुब्बियां हैं। कितनी सबमरीन है? 6 पनडुब्बियां। एक और सवाल पूछा जा सकता है, देश की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे तैयार किया गया भारत में ही, उसका नाम विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, जो कि 2 सितंबर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो आईएनएस विक्रांत से संबंधित सवाल बन सकता है, याद रखिएगा। इंडिजिनस यानी कि भारत में लगभग 76% कंपोनेंट के साथ तैयार किया गया इसे। भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जो ऑपरेशनल हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो जलंधर बेस्ड, जो ऑपरेशनल हुआ। देश में कई बार पूछा जाता है कि पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने काम करना शुरू किया, पहला पेमेंट बैंक जिसने काम करना शुरू किया। ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। पुराने क्वेश्चन हैं लेकिन कई बार रिपीट हो जाते हैं। आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। आपके लिए मैं एक अलग से सेशन लाऊंगा आपके मेंस एग्जाम के नज़रिए से, जो कि पूरी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक पर आधारित होगा। इंपॉर्टेंट होगा, पढ़िएगा ज़रूर, हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। ठीक है भाई। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जलंधर बेस्ड है। अब आपसे ऐसे ही एक सवाल पूछा गया था, डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की जब बात करते हैं तो इसमें कौन सा कंट्री नंबर 1 पर था? डेनमार्क। तो इंडेक्सेस से संबंधित आपके पास 2 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, तैयार रहिएगा। तो आपके सामने यहाँ पर हम एक इंडेक्स पेश कर रहे हैं, और वो इंडेक्स है दोस्तों, वो इंडेक्स क्या है? वो इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। इसमें भारत की रैंकिंग बताई गई है 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें भारत की रैंकिंग 150 बताई गई है। पहली रैंकिंग यानी पिछले वर्ष भारत 142 पर हुआ करता था, -8 का नुकसान हुआ है भारत को। यानी कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की जब चर्चाएं करते हैं हम तो दिक्कतें हैं, लेकिन भारत से भी बुरी हालत और भी देशों की है। बड़े बड़े देश रशिया, चाइना जब बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता की हालत और भी खराब है। आगे बढ़ें। भारत की रैंकिंग 2022 में मेरे दोस्तों 8 अंकों से लुढ़क गई है, 150 पर आ गई है 180 देशों में। ठीक है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब ऑब्जर्व किया जाता है? जवाब दीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस दिन डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है 3 मई। 3 मई को इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, 3 मई को यह मनाया जाता है। 1 मई की जब बात करते हैं, 1 मई को ये इंटरनेशनल लेबर डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाया जाता है। और साथ साथ में मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुजरात एंड महाराष्ट्र अपना स्टेट फॉर्मेशन डे भी ऑब्जर्व करते हैं। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। 23 अप्रैल बुक एंड कॉपीराइट डे होता है।
24 अप्रैल पंचायती राज दिवस होता है। सारे डेज बड़े काम के हैं, सारी बातें क्लियर हैं सभी को। आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा कंट्री जिसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किया गया? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जो कि RSF के द्वारा यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें कौन से कंट्री ने टॉप किया है? सही जवाब है नॉर्वे। नॉर्वे के द्वारा मेरे दोस्तों इस इंडेक्स में नंबर 1 पायदान हासिल किया गया है। भारत की जब बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग जो है हम पहले बता चुके हैं 150 है। आपसे कोई पूछे 180th रैंक किसकी है तो वो है नॉर्थ कोरिया की, यानी कि उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर है, जहाँ से कोई खबर ही बाहर नहीं आ पाती है ना, दीवार लगा रखी है, कोई भी खबर बाहर ना जा पाए। अगला सवाल, व्हाट इज इंडियाज रैंक? प्रीवियस ईयर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2021 में कितनी थी? 2021 में भारत की रैंकिंग 142 बताई गई थी मेरे दोस्तों। 2022 में भारत की रैंकिंग 150 हो चुकी है। अगला सवाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF जो है, इसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ पर है मुख्यालय? पेरिस में, जहाँ पर यूनेस्को, FATF, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जैसी संस्थाओं के मुख्यालय भी हैं। सबसे बॉटम की जब बात करेंगे, सबसे निचले पायदान पर बता चुके हैं, नॉर्थ कोरिया सबसे निचले पायदान पर है। नॉर्थ कोरिया सबसे निचले पायदान पर है। अगली बात, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, SDR के बारे में। स्पेशल ड्राइंग राइट इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि SDR किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में था। सवाल का जवाब IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF मुख्यालय वॉशिंगटन DC, हेड का नाम क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, फर्स्ट DMD गीता गोपीनाथ, पियरे ओलिवियर गोरिंचास, चीफ इकोनॉमिस्ट। शॉर्ट में सारी बातें लिखी, कई बार पढ़ा चुका हूँ। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, गीता गोपीनाथ, पियरे ओलिवियर गोरिंचास। गवर्नमेंट इश्यूड एन ऑर्डर टू ब्रिंग डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया इंक्लूडिंग ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पूछा गया था सवाल OTT का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। वसंता राजू, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड आफ्टरनून। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छी बात है दोस्त, सेशन में स्वागत है। तो OTT खूब छाया रहता है, नई नई सीरीज़ आती रहती हैं, आपका समय बर्बाद करने के लिए आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 एपिसोड्स की सीरीज़ आप देखते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा मन बहला लें, है ना, थोड़ा सा मूड फ्रेश करें, लेकिन 5 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद उस वेब सीरीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, वैसा ही सोचने लगते हैं। रुकिए, थमिए, ये टाइम वेब सीरीज़ को देखने का नहीं है। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए 5 से 10 मिनट की, अपने मूड को फ्रेश करिए, पढ़ाई पर वापस आइए। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ये अब कोई पूछे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास है। किसके पास है? अनुराग ठाकुर जी के पास ये मंत्रालय है। इन्हीं के पास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मंत्रालय भी है। आगे बढ़ते हैं। ट्राई, देश में टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित रेगुलेटरी बॉडी ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके इस समय प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? आंसर करिए, चेयरमैन का नाम क्या है? तो ट्राई के चेयरमैन कौन है मेरे दोस्तों? सुप्रीतम बंदोपाध्याय, देवाशीष पांडा, माधवीपुरी बुच, PD वाघेला, M जगदीश कुमार। सही जवाब क्या है? रफ्तार के साथ आंसर कर दीजिए। श्रव्या ने बोल दिया वाघेला साहब हैं। देखिए ये तूफानी आंसर आते हैं फटाफट, एकदम रफ्तार के साथ। PD वाघेला। ये बंदोपाध्याय साहब जो हैं ये PFRDA में है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA में। देवाशीष पांडा ये IRDAI में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। माधवीपुरी बुच सेबी की प्रेजेंट चेयरपर्सन है, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन। M जगदीश कुमार UGC के प्रमुख हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देश में हायर स्टडीज से संबंधित रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
देखिए सारी जानकारी, सुप्रीतम बंदिया PFRDA, देवाशीष पांडा IRDI, माधवी पुरीबुच सेबी, PD वघेला ट्राई और M जगदीश कुमार UGC। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा वो प्लेटफॉर्म है, कौन सा वो OTT प्लेटफॉर्म है जिसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है? विमेन चेंज मेकर्स, यानी कि महिलाओं की ज़िंदगी में उदाहरण पेश करने वाली वो महिलाएं जिनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया है जो हमारे समाज में एक उदाहरण के तौर पर है। उनके बारे में मूवीज़ को बनाने के लिए, उनके बारे में सीरीज़ को लाने के लिए सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसके साथ हाथ मिलाया है। तो ऐसी जो सीरीज़ हैं, ऐसी जो वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, ये कई बार इनको देखते हैं तो हमें एक उदाहरण पेश होता है हमारे सामने, एक माइलस्टोन हम रख सकते हैं, हम सीख सकते हैं इनके जीवन से। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है याद रखिएगा, वो नेटफ्लिक्स है, जिस पर अभी दिल्ली 2 क्राइम यानी कि दिल्ली क्राइम 2 आ चुकी है। देखिएगा अच्छी वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स। ब्यूटी जायसवाल और श्रव्या का जवाब एकदम परफेक्ट है। अगली बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे, आइसलैंड के प्रेसिडेंट किसको चुना गया है पिछली बार? आइसलैंड मेरे दोस्तों एक नॉर्डिक कंट्री है, कैपिटल सिटी है इसकी रेकजाविक, PM कैटरीन जैकोबस्डोटिर, प्रेसिडेंट गुआनी डी जोहानसन, करेंसी आइसलैंडिक क्रोना। आप देखेंगे नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं उनमें करेंसी क्रोना ही है मैक्सिमम। कैटलिन नोवाक, अब बता दीजिए, ये नाम सुना होगा, कैटलिन नोवाक पहली फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पर निम्नलिखित में से कौन से कंट्री में चुना गया है इनको? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पर किस देश में इनको चुना गया है? आंसर करिए रफ्तार के साथ, सही जवाब बता दीजिए। आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है? ब्यूटी जायसवाल बिल्कुल सही जवाब, हंगरी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों। हंगरी की कैपिटल सिटी है बुडापेस्ट। करेंसी क्या है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। फिनलैंड, सबसे कम उम्र की फीमेल प्राइम मिनिस्टर सना मरीन फिनलैंड की ही है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं लेकर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो कौन सा कंट्री जो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में नंबर 1 पायदान पर था? ये सवाल पूछा गया था पिछले पेपर में। तो पिछले जब बात करते हैं तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड मेरे दोस्तों नंबर 1 पर था, भारत की रैंकिंग 140वीं थी। ठीक है भाई। रूरल पॉपुलेशन सेंसस से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का बनेगा। अब देखिए, लोग रटाएंगे, लोग पढ़ाएंगे, कहाँ से सवाल बनेंगे, कैसे सवाल बनेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप कैटेगरी वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी से संबंधित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम का हिस्सा हो सकते हैं। सेंसस से संबंधित सवाल एग्ज़ाम में हर वर्ष आता है। जब आ जाता है तो बताते हैं लोग कि ये नहीं आना था लेकिन आ गया। अभी से तैयार रहिए, एग्ज़ाम में सवाल बनेगा। 2011 जनगणना के अनुसार रूरल पॉपुलेशन देश में कितनी थी? 83.3 करोड़, याद रखिएगा। वो कौन सा स्टेट जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ये सवाल पूछा गया पिछले पेपर में, जो पिछले वर्ष पेपर हुआ उसमें पूछा गया कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में कौन से राज्य में है? 2011, इसे 11 कर लीजिएगा, गलती से 21 लिख दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार। तो मेरे दोस्तों हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में बताई गई, बिहार में। लेकिन आपसे कोई पूछे हाईएस्ट पॉपुलेशन के बारे में, हाईएस्ट पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में, हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में। कुंबलंगी गांव का नाम सुना होगा, एक विलेज है, देश का पहला मॉडल टूरिज्म विलेज है। कौन से भारतीय राज्य का हिस्सा है? जवाब दीजिए। देश का फर्स्ट मॉडल टूरिज्म विलेज कौन से स्टेट से संबंधित है? कौन सा राज्य है? केरल। कहाँ से संबंधित है? केरल। सीएम पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद। बहुत सारी संबंधित खबरें आपके सामने हैं। पिनराई विजयन सीएम हैं, आरिफ मोहम्मद गवर्नर हैं। नीति आयोग के SDG इंडेक्स में नंबर 1 पर, हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 पर,
पब्लिक अफेयर इंडेक्स में नंबर 1 पर, सेक्स रेशियो नंबर 1, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो में भी केरल एक पायदान पर है, नंबर 1 पोजीशन पर है। ठीक है भाई, कुछ और सवाल। ये पिंक प्रोटेक्शन स्कीम कौन से स्टेट से संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित, पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस पे महिलाओं को सुरक्षा देने के नज़रिए से, डाउरी से संबंधित मुद्दों पर सुरक्षा देने के नज़रिए से। इस योजना को भी मेरे दोस्तों केरल में ही स्टार्ट किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। स्मार्ट किचन स्कीम केरल की ही योजना है, दिमाग में इस चीज़ को भी रखिएगा मेरे दोस्तों। तो देखिए, पिंक प्रोटेक्शन का मेन एम क्या है? प्रिवेंट वीमेन फ्रॉम डाउरी रिलेटेड इश्यूज, साइबर बुलिंग एंड ह्यूमिलेशन इन पब्लिक प्लेसेस। तो इस तरह से मेरे दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी 2021 के लिए मेरे दोस्तों इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? जवाब दीजिए तूफानी अंदाज में, फटाफट। करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट जवाब दे दीजिए। तो सही जवाब है भूषण कुमार। भूषण कुमार मेरे दोस्तों, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है इस समय? इनके द्वारा प्रकृति नाम का एक मैस्कॉट, शुभंकर, एक चिन्ह जारी किया गया है। देश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पॉल्यूशन से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए? वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, कैंपेन अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सही जवाब क्या है? आंसर कर दीजिए। करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों प्लास्टिक पॉल्यूशन से संबंधित अवेयरनेस के लिए प्रकृति नाम का ये मैस्कॉट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया। देखिए, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है कौन इस समय? ये पद भूपेंद्र यादव के पास है। किसके पास है भाई? भूपेंद्र यादव इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, जिनके पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी है। जब हम बात करते हैं इस मंत्रालय की, आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। इस मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल टाइगर डे, ये जो सेलिब्रेशन है, ये कौन से टाइगर रिजर्व में ऑब्जर्व किया गया? ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन 29 जुलाई को कौन से टाइगर रिजर्व में ऑब्जर्व किया गया, जहां पर हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे? कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। मेरा टेलीग्राम चैनल GA भाई भास्कर सर, फॉलो करिए मुझे। ये मेरा कोड है BPM10, याद रखिएगा, इस्तेमाल करिए। किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए पाइए 10% तक का डिस्काउंट। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद आप सभी दोस्त, साथी, मित्र सेशन में जुड़े हुए। लेट्स क्रैक इट के साथ अपने गोल को अचीव करिए। टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, बेस्ट एडुकेटर एजुकेशन फील्ड के एक प्लेटफॉर्म पर आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप अपने एडुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं। कोई दूसरा प्लेटफॉर्म इस प्रकार की सुविधाएं आपको नहीं प्रदान करता है। स्टडी मटेरियल, रेज हैंड फैसिलिटी, आस्क अ डाउट फीचर, पर्सनलाइज सॉल्यूशंस, स्टडी मटेरियल, सब कुछ मिलेगा मेरे दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म पर। तो क्या सोच रहे हैं? कोड यूज़ करिए BPM10, जुड़िए अनअकैडमी के साथ, करिए गोल को क्रैक, सफलता पाइए अपने जीवन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।